हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया हुआ है। तो आइए इसके भाग एक के अध्याय 4, जिसका नाम है पति की भूमिका, उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप इससे पहले के 3 अध्याय को सुनना चाहती हैं तो आप सब मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरी शादी के दौरान छोटे पर्चे, जिसका दाम 1 पैसा या 1 पाई होता था, मुझे याद नहीं कितना, सबको दिए जाते थे, जिसमें वैवाहिक प्रेम, बचत, बाल विवाह और अन्य विषयों के बारे में लिखा रहता था। जब कभी भी मुझे यह दिखते, मैं उसके हर पन्ने को देखता। यह मेरी आदत में शुमार था कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती वह मुझे याद नहीं रहती थी, और जो मुझे पसंद आने वाली चीज़ होती उसे मैं याद भी रखता और उसे वास्तव में करता भी था। पत्नी के प्रति जीवन पर्यंत निष्ठावान रहना इस इन पर्चों में लिखा रहता था, जो कि पति के कर्तव्यों में शामिल था। यह सब मेरे दिल में स्थायी रूप से छप गए थे। यही नहीं, मेरे अंदर सत्य के प्रति जुनून बसा हुआ था, और उसके प्रति किसी भी प्रकार का नकलीपन का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और उस कम उम्र में तो मेरी उसके प्रति बेईमानी असंभव थी, लेकिन निष्ठावान पाठ का एक प्रतिकूल प्रभाव भी था। यदि मैंने अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, तब उसे भी मेरे प्रति निष्ठावान रहने का वचन देना होगा। मैंने मन ही मन स्वयं से कहा। इस विचार ने मुझे एक ईर्ष्यालु पति बना दिया। उसके कर्तव्यों को आसानी से मैंने अपने अधिकारों में बदलकर उससे निष्ठा प्राप्त कर ली। मेरे पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या किसी कारण का इंतजार नहीं करती है। मैं हमेशा उसके आने जाने पर नजर रखता। इस प्रकार वह मेरी आज्ञा के बिना कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती थी। इसने हम दोनों के बीच कड़वी लड़ाइयों का बीज बोया। इस प्रकार की रोक टोक एक प्रकार की कैद थी, और कस्तूरबाई ऐसी लड़कियों में नहीं थी जिसे आसानी से दबाया जा सके। उसने जहाँ उसका मन हुआ बेरोक टोक जाना जारी रखा। जितनी ज़्यादा पाबंदियां मैं उस पर लगाता, उतनी ही ज़्यादा वह आज़ादी से घूमती, और इससे मैं उससे ज़्यादा ही उलझता रहता। इस प्रकार एक दूसरे से बातचीत ना करना, जो कि हम विवाहित बच्चे थे, दिन प्रतिदिन का नियम बन गया। मेरा विचार है कि मेरी रोक टोक से बेफिक्र होकर घूमना यह कस्तूरबाई की मासूमियत थी। कैसे एक निश्चल लड़की मंदिर में या दोस्तों के पास जाने में किसी प्रकार की रोक टोक को स्वीकार करती। यदि उसे रोकने या नियंत्रित करने का अधिकार मुझे था, तो उसके पास यही अधिकार क्यों नहीं? आज मेरे सामने यह सब स्पष्ट है, लेकिन उस समय मुझे एक पति के रूप में अच्छी तरह से अधिकार जमाना था। फिर भी पाठकगण यह ना सोचें कि हमारा जीवन एक निरंतर करवाहट से भरा रहा। मेरे इस अंकुश का आधार मेरा उसके प्रति प्रेम था। मैं अपनी पत्नी को एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरा ध्येय था कि वह एक शुद्ध जीवन जिए, वह सब सीखे जो मैं सीख रहा था, और अपने जीवन और विचार को मेरे साथ मिला कर चले। मुझे पता नहीं कि कस्तूरबाई किसी ऐसे प्रकार की आकांक्षा रखती थी। वह अशिक्षित थी। स्वभाव से वह सरल, आजाद, दृढ़ व्यक्तित्व की, और कम से कम मेरे साथ अल्पभाषी थी। वह अपने अज्ञान के लिए बेचैन नहीं थी, और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि वह कभी एक ही तरह के रोमांच के लिए कभी आतुर नहीं रहती थी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा पूरा लक्ष्य एक तरफा था। मेरा जुनून केवल एक स्त्री पर केंद्रित था, और मैं चाहता था वह भी उसे दोहराए। लेकिन या यदि वहाँ से समान जवाब नहीं भी था, तब यह सब निरंतर होने वाले कष्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ कम से कम एक तरफ से सक्रिय प्रेम था। मुझे यह कहना ही पड़ेगा, मैं उसे बहुत अधिक चाहता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता रहता, और रात का होना और फिर हमारा मिलना, यही सब मेरे विचारों में छाई रहती। उससे अलग होने का विचार ही मुझे सहन नहीं था। मैं अपनी इधर उधर की बातों में उलझाए उसे देर रात तक जगाए रहता। यदि मेरे अंदर उसके प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति गहरी आस्था नहीं होती, तब या तो मैं किसी बीमारी का शिकार बन गया होता, या अकाल मृत्यु को प्राप्त करता, या अपने अस्तित्व के भारी बोझ तले दब जाता।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्तूरबाई अशिक्षित थी। मैं उसे पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मेरा उसके प्रति कामुक प्रेम इसके लिए कोई समय नहीं छोड़ता था। एक कारण यह भी था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसको पढ़ाता था, वह भी काफ़ी देर रात्रि के समय। मैं अपने उसे बड़ों के सामने उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बोलना तो दूर की बात थी, काठियावाड़ में एक व्यर्थ और क्रूर प्रथा पर्दे में रहने की तब भी थी और कुछ सीमा तक आज भी है। इस प्रकार उस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए मुझे यह स्वीकार करना होगा कि युवावस्था में कस्तूरबाई को शिक्षित करने के हमारे सभी प्रयास असफल रहे। जब मैं अपनी कामुकता की निद्रा से जागा, तब तक मैं सामाजिक जीवन में कूद चुका था, जिससे मेरे पास खाली समय नहीं रहता था। मैं उसे निजी शिक्षकों के द्वारा भी शिक्षित करने में असफल रहा, जिस कारण कस्तूरबाई बहुत मुश्किल से सरल शब्दों को लिख पाती और वह केवल साधारण गुजराती समझती। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा उसके प्रति प्रेम पूर्ण रूप से कामुकतापूर्ण था। उसे एक शिक्षित स्त्री हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसकी शिक्षा के प्रति अरुचि को समाप्त कर उसको उस पर विजय प्राप्त करवा सकता था। मैं जानता हूँ कि विशुद्ध प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने एक परिस्थिति का वर्णन किया है जिसने मुझे कामुक प्रेम के खतरों से कमोबेश बचाया था। यह एक अन्य घटना भी ध्यान देने योग्य है। कई उदाहरणों ने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि अंत में ईश्वर उसे बचा लेता है, जिसका प्रयोजन विशुद्ध होता है। बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा के साथ ही हिंदू समाज में एक रीति भी है, जो कुछ हद तक पहले की कुरीतियों को समाप्त करती है। अभिभावक युवा युगल को काफी समय तक साथ रहने की इजाजत नहीं देते। बालिका वधू अपना आधे से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ व्यतीत करती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। कहने का तात्पर्य है कि हमारे विवाह के पहले 5 वर्ष का विवाहित जीवन, 13 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक की अवधि में हम 3 वर्ष से ज्यादा समय तक साथ नहीं रहे। हमने शायद ही 6 महीने से ज्यादा समय साथ में बिताया हो। कभी भी उसके माता पिता के यहाँ से उसके लिए बुलावा आ जाता था। इस तरह के बुलावे एकदम भी स्वागत योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम दोनों को बचा लिया। 18 वर्ष की उम्र में मैं इंग्लैंड चला गया। इसका अर्थ था एक और लंबा और स्वस्थ अलगाव। यहाँ तक कि इंग्लैंड से वापस आने के बाद भी हम शायद ही 6 महीनों से ज़्यादा समय साथ रहे हों, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच आता जाता रहता था। फिर दक्षिण अफ्रीका से मेरे लिए बुलावा आया, जिसने मेरी कामुक भूख को काफ़ी कुछ मुक्त कर दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, आप सब ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।